Okay, we are moving to the next concept into the organization. कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस हमने समझा था और हमने ये समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर? अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ऑर्गेनाइजिंग एक सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्लियर? इमीडिएटली फॉलोड बाय प्लानिंग। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ जॉब पोजीशंस एंड डिसाइडिंग देयर रोल। अगर एक लाइन में आपने याद करना है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ job positions and laying down their roles, clear, and deciding the authorities and responsibility for them. So it is the arrangement of job positions and assignment of role along with authorities and responsibility. ये हमने ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग में पढ़ा था और उसी के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस देखा था, जिसमें you seen it the division of work, clear, and then forming of an departmentation, the division of work, then forming of an departments, that is departmentalization, assigning of duties being there, clear, whatever the job position you work out, उनका रोल डिटरमिन करना, उनकी ड्यूटीज डिसाइड करना, उनकी अथॉरिटीज डिसाइड करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना है, एंड फाइनली making them aware कि to whom they have to give answer, that is establishing a reporting system. This was the process which immediately followed the structure of the organization. Structure को हम कहते थे ढांचा। ढांचा means framework. Framework means एक तरीके से layout of a organization. एक organization का layout जहाँ पे आपको पता लगता है कौन किस पोजीशन पे है या किस पोजीशन पे कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेजिग्नेटेड पोस्ट है, उस डेजिग्नेटेड पोस्ट का रोल क्या है, उसके पास कितनी अथॉरिटीज हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सुबॉर्डिनेट है। क्लियर? और किस तरीके से एक अथॉरिटी का फ्लो है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो है। क्लियर? विच इज टू बी फॉलोड लाइकवाइज। तो दैट इज व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जिसमें हमने दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझा था, एक फंक्शनल समझा था और एक डिविजनल समझा था। फंक्शनल तब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। डिविजनल तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब भी डिपार्टमेंट्स का होना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री यूनिट में एक प्रोडक्ट जहां मैन्युफैक्चर होता है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन ही आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाती है और हर प्रोडक्ट लाइन में आप हर प्रोडक्ट लाइन के लिए एक सेपरेट फंक्शनल स्ट्रक्चर लेते हैं, दैट फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बीइंग टर्म्ड एज डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसी के तहत हमने पाया था कि वी हैव द डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलना मतलब डिपार्टमेंटेशन है, एंड डिपार्टमेंटेशन मीन्स विच इज बीन लीडेड बाय अ वन मैनेजर and they have one team of subordinate and below that they have some workers which are been working. अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटेशन करते हैं, उनको एक सबॉर्डिनेट्स देते हैं, उनको एक हम वर्कर का अच्छा सा ग्रुप देते हैं, तो ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, दैट वाज द सेकंड थिंग वी हैव understood in previous lecture. It lead to occupational specialization. We studied कि they become specialized in their respective works. The coordination among departments prevails क्योंकि every department has to depend upon each other. This will lead to their
increased efficiency. Once they keep on doing the same task, same work, it will add to their operational efficiencies. There is an minimum duplication of work. The duplication of work is stopped. The worker is to do only what is being directed by their departments. So there is no possibility that the work is to be repeated by any of the worker. And because of this, having in departments, every department get equal importance from the top management. That was the advantages that we studied for functional structure, and the same advantages is to be written for your डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर भी कुछ और नहीं है, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही है। बस इतना सा फर्क है कि आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट की अलग फैक्ट्री यूनिट्स हैं, और हर फैक्ट्री यूनिट में आपने एक अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर रखा हुआ है। हर एक का इंडिपेंडेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर है, दैट इज ओनली द थिंग, अदरवाइज इट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। क्लियर? और इसके बाद ही हमने we have seen the limitations also. clear? हमने इसके बाद limitations देखी थी, disadvantages देखे थे, और उसमें हमने देखा था less emphasis on overall enterprise objective, क्योंकि डिपार्टमेंट होने से एक कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप होती है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिवनेस। एवरी डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटिंग विद द अनदर। तो हो सकता है उस केस में हम कहीं ना कहीं पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर ना कर दें, टू हैव इट अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन विद द अदर डिपार्टमेंट। Sometime because of that also, the cutthroat competition among departments, we lacks in the coordinations also. There is a coordination problem. The interest also get into conflicts. People may get into the conflict of interest among different departments or within the departments, or it is making them inflexible, क्योंकि they have to stick to their respective department also. हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट का व्यक्ति किसी दूसरे डिपार्टमेंट में और अच्छा करे, लेकिन बीइंग इनटू दैट डिपार्टमेंट ही इज गेटिंग एन वेरी लेस चांस टू बी मूव टू द another department. So that are the few problems, limitations of an functional structure, and the same limitation is to be considered for divisional structure also. Today the next topic for discussion is been delegation. हम ये जो बात कर रहे थे अभी तक डिवीजन ऑफ वर्क की, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पे वर्क को डिवाइड किया जाता है, डिपार्टमेंट फॉर्म किए जाते हैं, जॉब पोजीशन डिसाइड की जाती हैं, उनको वर्क असाइन किया जाता है, उनका रोल डिटरमिन होता है, उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लिए डिसाइड की जाती हैं, और फाइनली उनका रिपोर्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। इसी चीज़ को करना ही डेलीगेशन कहलाता है। जब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना करके एक दो व्यक्तियों के बीच में ये चीज़ आप देखते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज डेलीगेशन। जब डिपार्टमेंट्स फॉर्म होते हैं तो उन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड बनाए जाते हैं, उन डिपार्टमेंटल हेड्स को कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती हैं। इसका मतलब जब टॉप मैनेजमेंट अपना कुछ काम अपने सबॉर्डिनेट, क्लियर, डिपार्टमेंटल हेड को देता है, दैट इज बीइंग टर्म टू बी अ डेलीगेशन। डेलीगेशन में केवल काम ही नहीं दिया जाता है, इट इज नॉट ओनली द शेयरिंग ऑफ वर्क, इट इज द शेयरिंग ऑफ वर्क अलोंग विद अथॉरिटी। जब एक टॉप ऑफिशियल, एक सुपीरियर अपने काम को बांटता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अथॉरिटी के साथ, ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट से नीचे काम ले सके, उसी प्रोसेस को हम डेलीगेशन कहते हैं। तो जब हम केवल दो व्यक्तियों में इस रिलेशनशिप को देखते हैं, ये कंसेप्ट डेलीगेशन कहलाता है। लेकिन इसी कंसेप्ट को जब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि टॉप मैनेजमेंट इज डिवाइडिंग वर्क अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, making all the departmental head to be the managers with some sort of authorities, and they've been given tasks to
perform certain specified work with certain specified authorities, and further these departmental heads passes on their work to their immediate subordinates with some sort of authorities, some sort of responsibilities, and likewise when these flow of authority and responsibility spread into the organization, into the different departments, into the different positions of the various departments, जब ये पूरी डिपार्टमेंट में ये पूरा फैल जाता है, द फ्लो ऑफ वर्क, the flow of authority, the flow of the responsibilities, it is being termed to be a decentralization. Clear? Then delegation से वही word change होके क्या हो जाता है? It will become decentralization. Clear? यहाँ से ये बदल के it will converted into the decentralization. Clear? तो अगर delegation का कोई extended form है, तो दैट एक्सटेंडेड फॉर्म इज अ डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर? तो आपको आगे मैं मतलब बताऊंगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या है. डेलीगेशन एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का ट्रांसफर ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी है. जब यही ट्रांसफर ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी स्प्रेड all around in the organization, at all the departments, at all the levels, it is being termed to be a decentralization. तो इसको हम समझेंगे दोनों के डिफरेंस को. पहले समझ लीजिए डेलीगेशन क्या है. The delegation refers to the downward transfer of authority from superior to subordinates. Clear? Delegation doesn't means the abdication. It is required for efficient working of the organization. Clear? And finally, if we see the definition, delegation therefore is entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability for the performance. अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट के साथ बांटना और उसको अथॉरिटी देना कि आप इस काम को करवाइए और आपके पास ये अथॉरिटी है, आई ओनली वांट द वर्क इज टू बी डन, दैट इज टर्म टू बी अ डेलीगेशन. और यही चीज़ें जब सारे लोग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट जॉब पोजीशन में, डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उस कंसेप्ट को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. डेलीगेशन का मतलब होता है भारार्पण, अपना भार किसी और को देना, मीन्स अपना काम किसी और को देना. क्लियर? काम को बांटना, लेकिन केवल काम ही को नहीं बांटना, उसको कुछ अथॉरिटीज़ भी देना कि वो काम को लोगों से, जो उसके नीचे लोग बैठे हैं, वर्कर हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे वो करवा पाए. दैट इज बीइंग टर्म टू बी अ डेलीगेशन. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डेलीगेशन में 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनका हम मीनिंग समझेंगे. ये हमने, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हैंगरी फेल के जो प्रिंसिपल थे, उसमें हमने जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किया था, उसमें भी हमने मीनिंग समझा था कि व्हाट आर द elements of delegation or what is been the meaning of all this. एलिमेंट, अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो 3 एलिमेंट हैं. क्लियर? फर्स्ट वन इज द अथॉरिटी, सेकेंड वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड वन इज द अकाउंटेबिलिटी. नाउ सी द व्हाट इट मीन्स ऑल. अथॉरिटी मीन्स अ पावर. क्लियर? अ पावर टू टेक एक्शन. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक एक्शन और टू टेक एनी डिसीजन. अगर आपके पास इतनी अथॉरिटी है, हम कहते हैं ना कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप हमें कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो दैट अथॉरिटी मीन्स द पावर. क्लियर? नाउ यू लुक एट द COVID-19, द पुलिस इज बीन इंटरेस्टेड विद लॉट ऑफ अथॉरिटीज. क्लियर? दे हैव लॉट ऑफ अथॉरिटीज. इफ दे फाउंड they've been bringing anyone from the community society is doing something which has been a problem for the spread of this COVID-19, they can enact beyond their whatever been the regular form of authority interested to them. So that is what means power to take action, power to take decision. Clear? तो अथॉरिटी का मतलब होता है द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू ऑर्डर ही सबॉर्डिनेट्स. क्लियर? किसी को अगर आप आदेश देते हो ये करो, तो वो आदेश के लिए पहले आपके पास अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार को ही आप
अथॉरिटी बोलते हो, इट इज़ अ राइट टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ योर पोजिशन। और सबसे बड़ी बात क्या है, व्हाट इज बीन द फीचर्स इन द अथॉरिटीज, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो सबसे ऊपर होता है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उससे नीचे जो होता है उसके पास कम अथॉरिटी होती है। लाइकवाइज इट गोज टिल द बॉटम। इट डिटरमिन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी से ही पता लगता है कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है। अगर दो व्यक्तियों को लें, अगर एक व्यक्ति दूसरे को ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब जो ऑर्डर देने वाला है वो सुपीरियर है और जो ऑर्डर लेने वाला है वो सुबॉर्डिनेट है। लेकिन हो सकता है वो सुबॉर्डिनेट आगे किसी और को ऑर्डर दे रहा है, तो वहां पे सुबॉर्डिनेट से जो नीचे उसका सुबॉर्डिनेट है उसके लिए वो सुपीरियर है। क्लियर? And this delegation, this authority is restricted by laws, rules and regulations of the organization. The authorities is determined by the top management, and the top management restrict its usage also and its exercise also. आप कितनी लिमिट तक अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी आपकी अथॉरिटी रहेगी, ये सब कुछ टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉस। कहीं पे कंट्री की बात करें तो अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉस। कंपनीज या बिजनेस की बात करें, इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, द लास्ट वन, हायर द मैनेजमेंट हायरार्की, द हायर द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। जितनी बड़ी मैनेजमेंट होगी, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही स्कोप ऑफ अथॉरिटी का पॉसिबिलिटी रहेगा। क्लियर? उसमें ज़्यादा लोगों के पास अथॉरिटीज़ रहेंगी, वो लोग आगे लोगों के साथ अथॉरिटीज़ को शेयर करेंगे, तो हायर द मैनेजमेंट हायरार्की, हायर द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं, जो व्यक्ति जितनी ऊंची पद पे बैठा है, उस ऊंचे पद पे बैठे हुए के पास ज़्यादा अथॉरिटी है। मीन्स टू डिसाइड अबाउट कि हु इज़ बीन more powerful is only the way who is having the maximum authority. So that is the meaning of the authority. Moving on, responsibility. Responsibility हमने उस दिन भी बात की थी, it is the obligation. ये हमारा दायित्व होता है। Obligation of whom? Subordinate. जब एक superior give order to the subordinate and he want कि this work is to be done and for that purpose he is giving you the authority. तो जब भी कोई काम आपको मिलता है एक अथॉरिटी के साथ, इसका मतलब आपके पास ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम्स विद अथॉरिटीज। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम्स विद authority. If you get authority, it means responsibility is with it. Clear? You can't skip that. ऐसा नहीं है मैं बस order ही दूंगा। Clear? You have to get the work done also. That is your responsibility. It is only for that purpose you've been given the authority. So रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट की ऑब्लिगेशन होती है, उनकी जवाबदेही होती है कि जो उनको काम दिया गया है अथॉरिटी के साथ दूसरों से करवाने के लिए, उसको वो ज़रूर करवाएं। और इसी से इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आती है जब एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है और एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी के साथ अथॉरिटी देता है, और अथॉरिटी जब दी जाएगी ही कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क असाइन। जैसे कि हम आपको कहते हैं या हमारे प्रिंसिपल सर टीचर्स को कहते हैं कि आप एग्ज़ाम देखिए, तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट अगर आपको दे दिया तो मीन्स यू बीन गिवन अथॉरिटी। नाउ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि द एग्ज़ाम शुड बी कंडक्टेड स्मूथली without any problem. Okay? If it is not happen, you have to give answer, and that is going to be the third element of delegation, which is being a answerability, which is to followed after the responsibility, that is an accountability, which means the answerability. Clear? तो अगर आपको अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ ही आती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप काम कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो उस काम के लिए जवाबदेही भी आपकी ही बनती है। क्लियर? तो एनी टाइम इफ यू एक्सेप्ट टू एनी अथॉरिटी, you will automatically get the responsibility and you have to give answer for the work which is assigned to you.
whether it is done or whether it is not done. Otherwise don't accept any authority, clear? So that they can accordingly decide कि किसको हम दें, ठीक है, जो काम करने वाला है किसको we will promote. So this is how the authority responsibility is determined. Now it flows upward, clear? Upward. Subordinate always responsible to superiors. Every subordinate, जो भी उसका immediate superior है उसके लिए वो responsible होता है कि जो उसको काम दिया गया है वो उसको करवा के दिखाए या करके दिखाए. Authority must commensurate with assigned responsibility. ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कहा था कि आपको जितनी अथॉरिटी दी जाती है उसी के समतुल्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. द हायर द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, द हायर द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी ज़्यादा आपको अधिकार दिए जाएंगे उतना ज़्यादा ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे रहेगी. अगर कोविड-19 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के समय में हमारे देश को लेके तो वो हमारी प्रधानमंत्री की है. उनकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी उनके पास है तो उनके पास ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कल को उनको आंसरेबिलिटी भी रहेगी, उनको आंसर भी देना है. द सुप्रीम कोर्ट में आस्क इट, द वर्ल्ड फोरम कैन आस्क इट, द पीपल ऑफ द कंट्री कैन आस्क इट. इफ एनीथिंग गोज अदर वे अराउंड तो ही हैज़ टू गिव द आंसर फॉर इट क्योंकि ही इज़ द पर्सन who carry the maximum authorities. So likewise authority must commensurate with the assigned responsibility. जितना डिफ़िकल्ट काम दिया जाए, जितना ज़्यादा काम दिया जाए उसके अनुसार ही उसको अथॉरिटी होनी चाहिए. एक पैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो ज़्यादा अथॉरिटी दे दी और काम कम है, या ऐसा ना हो जाए कि काम ज़्यादा है और अथॉरिटी कम. यही आगे आपको दिखाया गया है. अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाबले में तो अथॉरिटी का क्या होगा, मिसयूज़ होगा. और अगर अथॉरिटी कम होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाबले में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अथॉरिटी कम, तो इट विल मेक अ पर्सन इनइफेक्टिव, वो आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ delegation is the accountability. Accountability, I told you, if someone is given authority means responsibilities come with him, and responsibility is कि he has to show, he has to prove and he has to get the work done. If it is not done as per the expectation, he has to give answer for it. So whoever so get authority, he is having a responsibility for the performance, and after his performance he has to give answer for it. Clear? तो उसको आंसर देना ही पड़ता है. Answerability is answerable to the final outcome. Subordinate remains answerable to the final outcome. One cannot deny accountability. Accountability को कोई डिनाई नहीं कर सकता है. आपने नोएडा का केस देखा है जहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट एक डीएम को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनकी जगह नया डीएम अपॉइंट किया गया क्योंकि ही इज़ नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. क्लियर? तो इट मीन्स ही इज़ अकाउंटेबल, but if he denied accountability, so accordingly the action will be taken. Here flow is always upward. You have to give answer to the people who is at the top. It is enforced through regular feedback. ये regular feedback के according ही answerability ensure की जाती है, and it arises from the responsibility. That is what being the basic features and the elements of the delegation. There are two more topics into this organization chapter also, which I am now going to share with you. ऑर्गेनाइजेशन में आपको दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी. हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा फंक्शनल एंड डिविजनल. जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात होती है, स्ट्रक्चर कैन बी फंक्शनल, इट कैन बी डिविजनल. लेकिन जब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो वहाँ पे भी दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं. एक को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक को हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल को हम औपचारिक संगठन कहते हैं और इनफॉर्मल को हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं, इनफॉर्मल. क्लियर? अब देखो, अगर आप स्कूल में
स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं, दैट इज अ फॉर्मल ड्रेस। अगर हम स्कूल की बात करें वो तो फॉर्मल ड्रेस है। अगर आप स्कूल में इनफॉर्मल ड्रेस में जाते हो, मीन्स यू आर नॉट वेयरिंग द स्कूल ड्रेस, यू आर वेयरिंग द कैजुअल ड्रेस, दैट इज मीन्स इनफॉर्मल। तो इन दोनों चीज़ों को ही यहाँ पे आधार मान के इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल सेटअप तो हमेशा रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पोजीशंस हैं, उन जॉब पोजीशन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनका एक रोल है और वो अपने रोल को वैसे ही निभा रहे हैं। एक सुपीरियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है और हमें उसमें रहते हुए काम करना है। हमारे प्रिंसिपल हैं, हम टीचर हैं, प्रिंसिपल इज बॉस टू अस एंड वी हैव टू फॉलो हिज डायरेक्शंस। क्लियर? So anytime whatever we are performing as a part of this relationship, the superior and subordinate in our organization, in our school, it means we are a part of formal organization. इसके अलावा अगर हमारे घर में किसी तरीके का आयोजन है या सर के घर में किसी तरीके का आयोजन है, हम स्कूल के ऑफ टाइम में हम शाम को खड़े होकर ग्राउंड में बात करते हैं, हम एक दूसरे के परिवार के बारे में बात करते हैं, हम एक दूसरे की परिवार के बारे में चिंता करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी अगर हम बात करें मेरी और आपके बीच में, द रिलेशन दैट वी आर हैविंग, द स्टूडेंट एंड द टीचर, इट इज़ अ फॉर्मल रिलेशन। जब तक मेरी क्लास चल रही है दैट इज़ अ फॉर्मल। क्लास के बाद डिस्कशन, डाउट्स, क्लैरिटी है, वो भी फॉर्मल। जब वो ख़त्म हो जाए तो मैं बोल दूं आज की क्लास ख़त्म होगी, अब इसके बाद किसी ने मेरे से कोई बात करनी है, ठीक है, कोई चीज़ मेरे को बतानी है, कोई डिस्कशन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट करना है, दैट मीन्स आई एम एंटरिंग इनटू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? मैंने आपसे कुछ सीखना है या आपने मेरे से कुछ सीखना है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द टीचिंग, इट इज़ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही दोनों में डिफरेंस है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। क्लियर? अगर हम स्कूल की बात करें तो इन द कैपेसिटी एज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, whatever is been going on is a formal setup, formal organization, and of the school hours, if we meet together, we discuss something of the, what you can say, relating to your school related work, it has been a informal organization. Clear? uh, the first है creation is a base. इट इज़ क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। मैंने अभी आपको बताया ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज़ क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली बाय म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो वर्कर तो सभी हैं, हर एक अपनी जॉब पोजीशन को कैरी कर रहा है, उसके अलावा भी वो लंच में बैठते हैं, अपने घर का सुख दुख करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑरिजिन, फ्रॉम वेयर डज इट ओरिजिनेट? इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसी में ही दिया है कि हमें फॉर्मल सेटअप बनाना ही है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू सोशल रिलेशनशिप। ये हमारी सोशल रिलेशनशिप के कारण होता है, हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है एक वर्कर के बीच में, वो इनफॉर्मल है। एक जो मैनेजर और वर्कर का रिलेशन है वो फॉर्मल है। नाउ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज फॉलो चेन ऑफ कमांड। यहाँ पे फॉर्मल में चेन ऑफ कमांड आती है, सुपीरियर कन्वे एनी ऑफ द ऑर्डर टू द subordinate, बट यहाँ पे कोई भी चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं होती है। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। जब ही इज नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब पोजिशन, ही इज नॉट टॉकिंग on the topic of an organization, on the topic of an work, it is means he has been a part of informal organization। तो इसके लिए कोई भी चेन ऑफ कमांड की ज़रूरत नहीं है। लीडरशिप की बात करें, बिकॉज ऑफ द हाई रैंक मैनेजर्स आर द लीडर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स लीडर होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लीडर हो सकता है। क्लियर? who has the ability to influence others, जिसकी सब सुनते हैं,
जिसकी सब मानते हैं, क्लियर, जिसको सब फॉलो करते हैं, क्लियर। आज शाम को सभी हम मंदिर में बैठेंगे, हम कीर्तन करेंगे, एक वर्कर ने कहा, क्लियर, और उसके बेसिस पे सारे मंदिर में पहुंच गए, तो वो वहां लीडर है। जो व्यक्ति दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाता है वो यहाँ पे लीडर होता है। तो यहाँ पे लीडर कोई भी हो सकता है, उसका मैनेजर होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़्यादा स्टेबल है फॉर्मल, और इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। लीडर्स भी बदलते रहते हैं, ग्रुप्स भी बदलते रहते हैं। इनफॉर्मल में कभी कोई दोस्त बनते हैं, कभी कोई दुश्मन बनते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट concept which is a part of your organization. And the last one is the delegation of authority and decentralization में फ़र्क मैंने अभी आपको बताया था। दो लोगों के बीच जो रिलेशनशिप होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट में, एक सुपीरियर जब सुबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, वो डेलीगेशन है। और यही सारा काम जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे हो रहा होता है, उसका जब वो एक्सटेंशन हो जाता है, इट इज बीन टर्म टू बी अ डिसेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट इज द मीनिंग, sharing of tasks with the subordinate and guaranteeing authority in a prescribed limit by the superior is a delegation. The systematic delegation to the lowest level of the management all around the organization is called decentralization. Nature, it become compulsory in all the organization as the complete task cannot be performed by superior. हर सुपीरियर को अपने इमीडिएट सुबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, और उस सुबॉर्डिनेट को आगे भी नीचे किसी ना किसी को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तो ही काम होगा। क्लियर। डिसेंट, इसीलिए हम कहते हैं डेलीगेशन कंपलसरी है। क्लियर। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है, अगर एक छोटी सी दुकान है तो वहाँ पे तो सारे काम का कंट्रोल मालिक के पास ही होगा, वहाँ पे किसी को अथॉरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। फिर भी कई छोटी सी दुकानों में भी जो वर्कर होते हैं उनको लोगों ने अथॉरिटीज़ दी होती हैं। क्लियर। तो डिसेंट्रलाइजेशन पूरा डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। जितना बड़ा साइज होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्लियर। नाउ द फ्रीडम ऑफ एक्शन, अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो देर इज अ लेस फ्रीडम टू द subordinate, फाइनल अथॉरिटीज लाइज विद द डेलीगेटेड। जो सुपीरियर है मैक्सिमम अथॉरिटी उसी के पास रहती है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्शन अगर हम सुबॉर्डिनेट की बात करें तो कम होता है। अगर हम केवल छोटे से कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं जहाँ पे केवल एक स्पेसिफिक काम के लिए डेलीगेशन की गई है, लेकिन जब उसको पूरा हमने ऑर्गेनाइजेशन में फैला दिया है, इसका मतलब डेलीगेशन इज मस्ट एट ऑल द लेवल्स, एट ऑल द जॉब पोजीशंस इन एंटायर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे जहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इसका मतलब वहाँ पे मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन रिमेन्स, क्योंकि वहाँ की वो ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाया गया है। क्लियर। अगर केवल एक ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन तक की सीमित है, वहाँ पे केवल 2 या 4 लोगों को ही अथॉरिटीज़ दी गई हैं, क्लियर, तो वहाँ पे उनको भी जो दी गई होंगी उनका भी एक दायरा सीमित होगा। क्लियर। सीमित दायरे के अंदर उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जब हम बात करें, इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होगी। उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे हर व्यक्ति को डेलीगेशन किया गया है, तो वहाँ पे मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन इज देयर। नाउ लास्ट इज द पर्पस। क्लियर। द लास्ट बेसिस इज द पर्पस. Its purpose is the reduction of workload of a superior. The purpose is the expansion. Clear? The purpose is the expansion of authorities. यहाँ पे जो purpose होता है वो पूरी authority का expansion होता है among entire organization. So this is what been the difference between the delegation of authority and decentralization. This is all for the today's class. Thank you very much.